हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 11वीं क्लास में पी ब्लॉक तत्व समूह 14 जिसको हम कार्बन परिवार कहते हैं उसके बारे में पूर्व में हीरे की जो गुण होते हैं यहाँ तक हम इसको समझ चुके हैं। आइए हम आज यहाँ पर हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना और फुलेरिन इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम जैसे जानते हैं कि कार्बन के दो मुख्य अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय रूप। तो क्रिस्टलीय रूप में यहाँ तक आप लोग जो पढ़े हैं पूर्व पीरियड में, तो इसमें मुख्य से हीरा और ग्रेफाइट ये दो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर हीरा की संरचना इस पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ये जो हीरा है जिसको अपन अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, इसका यदि सूत्र के रूप में कहें तो हम इसको C के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे पानी को हम H2O लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हीरा जो है कार्बन का ही रूप है, इसलिए उसका जो सूत्र होगा उसको हम C के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसके संरचना के बारे में यहाँ पर देखें अपन, एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़े होते हैं सीधे सीधे। जैसे यहाँ पर एक केंद्र में है, अब यहाँ पर 4 कार्बन हैं, इस प्रकार से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और एक होते हैं चौथे कार्बन। जैसे कि हम सब जानते हैं एक कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं केंद्र वालों को बता रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहरी कोश में पाए जाते हैं सभी कार्बन के। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4। ठीक इसी प्रकार से सभी में एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन में भी सेम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इसके भी बाहरी कोश में देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 6 सीकर, तो इसका मतलब कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे कि पूर्व कक्षाओं में भी आप लोग पढ़े हैं और पूर्व अध्याय में भी कुछ परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। तो मैं बोर-बरी नियम के अनुसार मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं और बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको 4 करते हैं। कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाहरी कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसी 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसा अपन डाट के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से 4 डाट बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो और अन्य 4 कार्बन हैं, इनके द्वारा सीधे सीधे सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक कार्बन है, अब अन्य कार्बन से जुड़ गया एक बंध के द्वारा, यहाँ पर एक बंध, इसी प्रकार से एक बंध और इधर है, इस प्रकार से एक और अन्य इस प्रकार से बंध है इसमें। तो कुल मिलाकर के 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से के द्वारा सीधे सीधे सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, एक ही की आकृति, इतने कुछ बता रहा हूँ मैं, इसको हम चतुष्फलक की आकृति कहते हैं। कैसी आकृति होती है? चतुष्फलकीय आकृति। इसमें 4 फलक होते हैं। इस प्रकार से जिसको मैं अलग से यहाँ पर ऐसा बनाने का प्रयास करूँ तो ऐसा है, इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी इस प्रकार से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में। तो यहाँ पर 4 फलक आपको मिलेंगे, एक फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक और ये चौथा फलक। कुल मिलाकर के 4 फलक इसमें पाए जाते हैं।
तो इसको हम समचतुष्फलक भी कहते हैं, समचतुष्फलक। और समचतुष्फलक में यहाँ पर केंद्र में कार्बन है, सबसे सेंटर में है कार्बन, और ये जो कार्बन है 4 अन्य कार्बन से एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से इसमें कार्बन और कार्बन इनके बीच की जो दूरी होती है वह कार्बन एकल बंध कार्बन, इस प्रकार से इसको डैश नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे इसको, कार्बन एकल बंध कार्बन। 2 कार्बन जो आपस में भी एक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको कार्बन एकल बंध कार्बन कहते हैं। इसकी जो दूरी होती है यह 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। इसकी जो इकाई होती है एंगस्ट्रॉन में लिखी जाती है। और 2 कार्बन इस प्रकार की संरचना में 1.54 एंगस्ट्रॉन के दूरी पर उपस्थित हैं इसमें। और इस प्रकार से यहाँ पर हम इसकी दूरी की बात करेंगे तो प्रत्येक कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉन के द्वारा ये जुड़ी हुई है। और इसी संरचना को हम चतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। और इसमें यदि इसको पिकोमीटर में लिखा जाएगा तो इस प्रकार से 154 पिकोमीटर, इस प्रकार स्मॉल पी और स्मॉल एम के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं इसमें। इसको पिकोमीटर कहा जाता है। ये छोटी इकाइयों, जैसे हम दूरी के लिए सेंटीमीटर, मीटर, इंच ऐसे संकेत का प्रयोग करते हैं या उसके मात्रक के उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बहुत ही छोटी इकाई को बताने के लिए एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, नैनोमीटर ऐसी इकाई का प्रयोग किया जाता है इसमें। यहाँ पर यदि इसको हम आगे इसमें देखें, इसमें संरचना के अंतर्गत, तो एक जो अन्य कार्बन है, अब एक प्रकार से जिस प्रकार से एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से सीधे जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी कार्बन, आगे संरचना में बताने जा रहा हूँ, ये जो कार्बन है ठीक उसी प्रकार से ये अन्य 4 कार्बन से पुनः जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर इसको मैं अब संक्षिप्त में इस प्रकार से बनाने जा रहा हूँ। इसमें ये कार्बन है यहाँ पर, या किसी भी कार्बन को ले जाइए इसमें, यहाँ पर देखिए एक बंध के द्वारा जुड़ चुके हैं, अब 3 और बचे हैं, तो क्या होगा इस प्रकार से, ये पुनः इस प्रकार से ये एक कार्बन एकल बंध के द्वारा, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है यह भी दूसरे कार्बन के द्वारा, और इस प्रकार से ये तीसरे कार्बन के द्वारा, इस प्रकार से, और ये पहले से ही एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन पुनः 4 कार्बन से इस प्रकार से घिरे हुए हैं। इसकी आकृति भी वैसी ही है जैसे हम अभी इसको बना चुके हैं पहले में। पुनः देखें अपन, ये जो आकृति है इस कार्बन की, या किसी भी कार्बन को ले जाइए, तो इसमें यहाँ पर ये जो कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़ चुका है। अब पुनः यही कार्बन अन्य जो कार्बन है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर एक और कार्बन है, एक कार्बन, तो कुल मिलाकर के 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन इनके द्वारा पुनः जुड़ते हैं, घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से इसको समझाने का प्रयास करें तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले से हम जान रहे हैं इस कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से एक बंध, इसी प्रकार से प्रत्येक कार्बन के बाहरी कोश में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार से ये 4 बंध इस प्रकार से बनाएंगे इसमें, तो 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, और पहले से जुड़ चुका है 4। पुनः देखें अपन, तो पुनः यहाँ पर एक जो कार्बन है अन्य इसी प्रकार से 4 कार्बनों के द्वारा जुड़े होते हैं। हर एक कार्बन, किसी भी कार्बन को ले जाइए तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के द्वारा सीधे सीधे जुड़े होते हैं। तो ऐसी आकृति को हम समचतुष्फलक की या सम टेट्राहेड्रल अंग्रेजी में कहते हैं, इसको चतुष्फल की आकृति कहते हैं। और इसमें जो संकरण होता है, यहाँ पर मैं हीरे में संकरण की बात करूँ, इसमें एक जो कार्बन है, मैं इसको पृथक रूप से बना रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए, एक कार्बन ऐसा 4 अन्य कार्बनों के द्वारा ऐसा जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय कार्बन या केंद्रीय परमाणु जितने एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, अच्छे समझ लीजिए बात को, कितने इसमें एकल बंध है। संकरण को हम कैसे बना सकते हैं, पूर्व अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं, संकरण कैसे निकालते हैं। मैं पुनः यहाँ पर एक बार और बता देता हूँ। इसमें संकरण में मुख्य रूप से एकल बंधों की संख्या, 2 चीज़ काउंट करना अपन को, एकल
बंधों की संख्या, ये सब केंद्रीय परमाणु के हैं। जो सेंटर में है वह कितने एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हीरा में देख रहे हैं, एक कार्बन कितने एकल बंध के द्वारा जुड़े हैं, 1 2 3 और 4। इसमें 4 एकल बंध है। मैं इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ, केंद्रीय परमाणु का है। यहाँ पर ध्यान समझेंगे सब। केंद्रीय परमाणु, इसमें एकल बंधों की संख्या देखेंगे अपन 4 है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आगे, यदि कोई इस केंद्रीय परमाणु में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद रहते हैं, जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन या 2, इस प्रकार से ऐसा होता, मान लीजिए 2 और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या 2 जोड़ी होते, तो ऐसे इसमें इस प्रकार से नहीं है। इसमें तो इस प्रकार से केवल अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के द्वारा वो बंध बना चुके हैं। तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जो संख्या है इसमें 0 होती है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें केंद्र में कोई भी एक जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसको पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन थे सब ने अपना एक एक बंध बना चुके हैं। इसलिए ऐसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जो संख्या है वह कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो अंक आएगा वो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो जब 4 आते हैं तो जो संकरण होता है वह होता है sp3। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी केंद्रीय परमाणु में एकल बंधों की संख्या 4 हो और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 0, अर्थात हम जोड़ेंगे इसको, तो यदि 4 आते हैं इस प्रकार से, तो उसमें जो संकरण होते हैं वह sp3 संकरण होता है। इसको मिटा रहा हूं मैं। sp3 संकरण। तो हीरा में जो संकरण पाया जाता है वह sp3 है। इसी प्रकार से अन्य और कोई भी यौगिक ले जाएंगे आप तो उसमें केंद्रीय परमाणु जितने एकल बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या होती है उसको जोड़ेंगे तो ऐसा 4 आता है, तो उसका संकरण क्या होगा, sp3 संकरण। साथ ही साथ यदि जैसे कि हम अभी हीरा की बात कर रहे हैं, इसमें और कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात पूरे के पूरे 4 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उसके पास पहले से वह 4 बंध बना चुके हैं। तो इस स्थिति में अब इसमें कोई विषम इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ऐसे हर स्थिति में उसकी आकृति हमेशा चतुष्फल की होते हैं। हमेशा होगा ऐसा। कब? जब केंद्र का परमाणु अपने साइड वाले परमाणु के साथ पूरा बंध बना चुके हैं और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब की स्थिति में यदि sp3 संकरण हो रहा है तो उसकी आकृति हमेशा चतुष्फल की ही होती है। इसमें इस प्रकार से इसकी आकृति की हम अभी बात कर रहे थे, बहुत ही जटिल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं और इसको संरचना के द्वारा स्पष्ट कर दूं, एक यहाँ पर इसको ऐसा डाट के द्वारा बनाया गया। डाट का मतलब यहाँ पर केंद्र में पाया जाने वाला परमाणु जो कार्बन है। इस प्रकार से यहाँ पर एक परमाणु कार्बन, इस प्रकार से ये दूसरा कार्बन, इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ये हो गया। इसको संक्षिप्त हम लिख रहे हैं। ये बीच वाला कार्बन जैसा भी बताया था मैं, सेम इसी प्रकार से एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, ऐसा हम जो बनाए हैं इसको हम संक्षिप्त बना रहे हैं। ये डाट को हमको कार्बन पढ़ना है अभी हीरा के संदर्भ में। इसी प्रकार से अन्य की बात करूं तो दूसरा भी सेम ऐसा है। देखिए यहाँ पर इसको मैं सेंटर मार रहा हूँ तो फिर से ये जो कार्बन है अन्य इस प्रकार से एक कार्बन यहाँ से जुड़ गया, पहले से यहाँ पर 2 जुड़ा हुआ है, फिर तीसरा भी यहाँ पर है और ये चौथे भी यहाँ पर है। अगले बात करूँ सेम इस प्रकार से, यहाँ पर भी एक बंध एक कार्बन से,
ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ऐसे क्रम से आप जितना ही बनाना चाहें, इसको ही बना रहा हूँ मैं। देखिए इधर से एक कार्बन केंद्र का है, सेंटर का है, तो अब यहाँ से इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। हर एक में बनाइए आप, ऐसा ही बनेगा। एक तो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा हर एक के पास होगा। इसकी बात करूँ मैं, यहाँ पर एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। कहीं पर भी ले जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक कार्बन जैसा बना रहे हैं समचतुष्फलक, वैसे पूरे पूरे सब जुड़ने वाले हैं। जैसे इसकी बात करें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये अभी एक से जुड़ चुका है, अब इधर से दूसरा से जुड़ रहा है, इधर से तीसरा से जुड़ रहा है, ये 1 2 3 हो चुके हैं। अब इस प्रकार से बनाते जाइए तो आपको जो आकृति मिलेगा बहुत ही जटिल मिलेगा। अब इसकी बात करूं तो फिर उसी प्रकार से अन्य से, यहाँ पर एक से, ये दूसरा से, ये तीसरा से, ये चौथा से, आप जितना ही बनाइए तो ऐसी जो आकृति होते हैं, अब इसको मैं मिलाते जा रहा हूँ, तो ऐसे आपको कल्पना करना पड़ेगा। एक शब्द बोल रहा हूँ मैं, कल्पना, काल्पनिक का मतलब अब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, केवल एक ही ठो नहीं है ऐसा, आपस में जैसे जाल बनते हैं वैसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं त्रिविम जाल। क्या बोलते हैं ऐसे आकृति को? त्रिविम जाल कहते हैं। 3 डायमेंशनल नेटवर्क अंग्रेजी में, 3 बीमाओं वाला। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक बीमी, द्विबीमी, त्रिबीमी, तो 3 बीमा का मतलब क्या होता है? त्रिबीमी का मतलब होता है जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जैसे यहाँ पर मैं डस्टर को आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे, मैं इस प्रकार से देखूंगा नीचे से तो मेरे को यही केवल दिखाई देगा, लेकिन ऊपर वाला भाग दिखाई नहीं देगा। जैसे इस प्रकार से रख रहा हूँ मैं, तो इस प्रकार से केवल इसके बारे में कल्पना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी जो आकृति होती हैं जिसमें हमको कुछ कल्पना करना पड़ता है कि पीछे तरफ ऐसा भी आकृति होगा, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिविम जाली वाली आकृति बोलते हैं। और इसमें इस प्रकार के संरचना पाए जाते हैं। आप जितना ही बनाएंगे सब ऐसा ही होता जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ाओगे तो और इस प्रकार से एक जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से वो सीधे सीधे जुड़े होते हैं। और इस कारण से इसका जो बंध होता है वह बहुत ही प्रबल होते हैं। इसमें त्रिविम जाली पाए जाने के कारण से इसका बंध कैसा होता है? इसमें प्रबल बंध, या इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ प्रबल वांडर वाल बंध। एक शब्द होता है इसमें वांडर वाल्स बंध। वांडर वाल्स बंध क्या है देख लीजिए एक नज़र। ये प्रबल बंध है, इसको हम वांडर वाल, में इस बंध का नाम और दे रहा हूँ इसमें वांडर वाल्स बंध। वांडर वाल्स बंध क्या है पर समझ लीजिए, कोई भी ठोस अवस्था है तो ठोस अवस्था में कोई अणु ले जाइए, ये कोई भी अणु, और दूसरा एक अणु ले जाइए, तो ये जो अणु है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं उदाहरण के समझने का प्रयास कर रहा हूँ इसमें, जैसे अभी मालूम मैं क्लोरीन को ले रहा हूँ, चलिए, तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन, ये अभी अणु बन गया है। दूसरा क्लोरीन ये आपस में मिले हैं, ये अणु बन गया। तो एक अणु ये है क्लोरीन का, Cl2 इसको बोलते हैं अपन, और एक अणु ये Cl2 का है। और यहाँ पर यदि इसकी बात करूँ मैं यहाँ पर, तो एक परमाणु ऐसा है और एक परमाणु इस प्रकार से है। ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, जैसे हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं अपन, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहा है, तो इस बंध को बनाने में ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को योगदान दे रहा है। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा है बंध बनाने में, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, समान साझेदारी हो रही है। जैसे मान लो हमको किसी पुस्तक को खरीदना है, अब मान लो उसकी कीमत 100 रुपया है, एक उदाहरण के तौर पर। यदि हम एक ही के पास में यदि मान लो 50 रुपया है, तो क्या उस पुस्तक को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो क्या करेंगे, 2 मिल करके हम 50-50 रुपया लगा देते हैं खरीदने के लिए। तो बताइए जो पुस्तक आएगी वह एक ही का होगा कि दोनों का होगा?
दोनों का हुआ, क्योंकि उन्होंने समान रूप से पैसा को मिला करके उस पुस्तक को खरीदा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों परमाणु मिल करके एक बंध बना रहे, सहसंयोजक बंध। और दूसरा इसी प्रकार से देखिए, एक क्लोरीन के अणु भी, एक परमाणु दूसरा परमाणु, ये भी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े। ये नाभिक है, ध्यान समझेंगे, ये बीच में जो बनाए हैं अपन नाभिक है। अब ये ठोस अवस्था में ले आए अब, और ठोस अवस्था में क्या करेंगे, निकट के दो परमाणु, एक निकट ये अणु है, इसमें एक निकट का परमाणु, ये निकट, इसका और इसका हम आखिरी का नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि दूर हो जा रहा है। तो इस निकट के परमाणु यहाँ पर देखिए, इसका नाभिक हो गया, और इसका नाभिक ये है। तो ये दो निकट के परमाणु हैं, और इन दो निकट के परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी, माने यहाँ से यहाँ, इसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ ऐसा, इनके आधा करें ठोस। ये भी यहाँ पर केवल ये जो बंध की बात कर रहा हूँ, वान डर वाल्स बंध, केवल ठोस अवस्था में होगा तभी लागू होगा, यदि गैस होगा तो नियम लागू नहीं होगा, शब्द ही ऐसे। तो वान डर वाल्स बंध क्या है, ठोस अवस्था में कोई अणु है, और उस अणु में, जैसे यहाँ पर Cl2 एक उदाहरण के लिए, तो एक दो निकट के परमाणु हैं, उनके नाभिकों की बीच की दूरी का आधा, अब इसको मैं आधा कर दे रहा हूँ बीचों बीच से ऐसा समझने के लिए। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, या यहाँ से कहीं पर ले जाइए, दोनों नाभिकों के समीपस्थ परमाणु के नाभिकों की बीच की दूरी को, के आधा को हम क्या कहते हैं इसमें, वान डर वाल्स बंध। ये वान डर वाल्स बंध को दर्शा रहा है इसमें। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चूँकि ठोस अवस्था में है, और एक अणु, ये पूरा अणु बन गया अब यहाँ पर, दूसरे से फिर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो बंध होगा हम इसको एक साथ यदि कहेंगे, तो एक अणु इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे अणु से जब जुड़े रहेगा तो उस बंध को हम क्या कहेंगे, वान डर वाल्स बंध कहते हैं। और यह वान डर वाल्स बंध चूँकि त्रिविम जाली से बना हुआ है, बहुत ही जटिल आकृति है, पास पास आ जाएंगे, देखो बहुत दूर दूर कोई नहीं है इसमें, अब एकदम और नज़दीक आते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरा पैक हो जाएगा ये। तो इस स्थिति में उसकी जो आकृति होती है बहुत ही कठोर होती है, ध्यान समझेंगे अच्छे से। त्रिविम जाली पाए जाने के कारण से, हीरे की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जो आकृति होती है इसमें वान डर वाल्स बंध प्रबल पाया रहे हैं यहाँ पर, केवल दुर्बल नहीं है, बहुत ही प्रबल वान डर वाल्स बंध पाए जाते हैं। इस कारण से इसकी जो प्रकृति होती है वह कठोर हो जाती है। अब सब जानते होंगे, दुनिया में जितने पदार्थ हैं उनमें हीरा ही सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा से ज़्यादा कठोर पदार्थ दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है। क्यों? सोना, हमको सोना लगता है कठोर, वो उसके तुलना में कठोर नहीं है। चांदी, लोहा, आप कोई भी ले जाइए, हमको ऐसा लगता है कठोर, लेकिन हीरा से कोई कठोर नहीं है। क्यों नहीं है? कारण इसका ही है, क्योंकि उसके जो वान डर वाल्स बंध में बहुत प्रबल होते हैं, और उसकी आकृति उसमें त्रिविम जाली बन जाते हैं। इस कारण से जब भी ऐसी कोई आकृति बनती है तो हमेशा उसकी जो प्रकृति होती है वह कठोर हो जाती है। इसीलिए हीरा की प्रकृति क्या होती है? कठोर होती है। और कठोरतम, केवल कठोर नहीं, कठोरतम पदार्थ है, इससे कोई ज़्यादा कठोर और नहीं इसमें। इसी कारण से हम इसका जो उपयोग करते हैं, आइए मैं इसके उपयोग के बारे में, इसी कठोरता के कारण से इसके उपयोग अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर आप समझ आ गया होगा। बेसिक चीज़ यहाँ पर यही है कि एक कार्बन, पुनः मैं दोहरा दूँ, एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से सीधे सीधे एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आइए हम इस हीरा के उपयोग के बारे में समझने का प्रयास करें। हीरा का उपयोग। तो मुख्य रूप से कठोरतम पदार्थ होने के कारण से हम इसको अलग अलग प्रकार के उपयोग में लाते हैं, जिसमें एक सब जानते हैं, एक बहुमूल्य जवाहरात के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक बहुत ही, सब जानते हैं, सोना से भी ज़्यादा महंगा हीरा होता है। तो
तो इसीलिए यहाँ पर शब्द बोला है इसमें बहुमूल्य, बहुत ही कीमती जवाहरात, माने हम उस आभूषण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसमें है अत्यंत कठोर होने के कारण से इसका जो उपयोग है, कांच को काटने में क्या आता है, कांच को काटने में। क्यों? क्योंकि कांच से भी ज़्यादा मजबूत या कठोर हीरा होता है। इसीलिए सब देखे होंगे दुकानों में जहाँ पर खास करके फ़ोटो हम फ्रेम कराने जाते हैं तो कांच को ऐसा काटते हैं, उसमें एक छोटा सा धारदार हमको उसमें पाया जाता है, जैसे चाकू जैसे रहता है वो, उसके आखिरी नुकीले भाग में हीरा रहता है, तो जैसे काटते हैं तो आसानी से वह कट जाता है, उसमें हीरे पाए जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे इसमें बड़े बड़े चट्टान को खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो पत्थर है उसमें, चट्टान का सीधा मतलब पत्थर, पत्थर को भी आसानी से काट सकते हैं, तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं चट्टान को काटने में। ये मुख्य रूप से मुख्य रूप से हम रसायन की दृष्टि से भी कहें या दैनिक जीवन की दृष्टि से कहेंगे तो इसके 3 मुख्य उपयोग में बहुमूल्य जवाहरात के रूप में, कांच को काटने में इसका उपयोग किया जाता है और चट्टान को काटने में इसका उपयोग किए जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक सामान्य उपयोग होता है इसमें, और साथ ही साथ नगों के पॉलिश करने में, जो आभूषण होते हैं उसमें जो नग होते हैं उसको पॉलिश करने में इसका मुख्य रूप से उपयोग होता है। नगों को पॉलिश करने में, जैसे हम कोई लोहा होता है हम उसको वार्निश से इसको पेंट करते हैं, उसमें हम उसका पॉलिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई नग होता है तो हम इसको हीरे से उसको पॉलिश करने में इसका उपयोग करते हैं इसमें। तो ये हो गया यहाँ पर हीरा के संरचना और उनके उपयोग तथा उससे संबंधित सामान्य जो हमको संरचना के बारे में जाननी है इसके बारे में हम सीखे। आइए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा कार्बन के दूसरे अपर रूप, वो भी क्रिस्टली रूप में, जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टली रूप क्यों हुआ समझ लीजिए। यहाँ पर हम अभी तक पढ़े क्रिस्टली रूप क्यों हुआ, जिसकी आकृति निश्चित होती है उसे क्रिस्टली, ठोस ही होता है। जब भी क्रिस्टल की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ठोस के लिए ही शब्द लागू होते हैं, गैस के लिए नहीं होता। क्रिस्टल माने ठोस के ही रूप हैं। तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक जिनकी आकृति निश्चित होती है या जिसको ज्यामिति कहते हैं, जैसे हम लोग अभी हीरा में पढ़े, बिल्कुल समचतुष्फलकी ही होते हैं, दूसरा नहीं होता। वो षटफलकी नहीं होते, अष्टफलकी नहीं होते, केवल कैसे होते हैं, चतुष्फलकी ही आकृति होते हैं। इसीलिए यह कार्बन का कैसा रूप है, ये क्रिस्टली रूप है। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। उसी प्रकार से आइए हम उसी कार्बन के दूसरे जो अपर रूप हैं जो भी क्रिस्टली रूप में हैं, हम उसकी अध्ययन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। सब सुने हो ग्रेफाइट के बारे में, जिसको हम मुख्यतः सेल में, जैसे कक्षा 10वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं, प्राथमिक सेल जिसको हम घरों में प्रयोग करते हैं। जैसे दीवार घड़ी में बैटरी जो सेल होता है हम उसको प्रयोग करते हैं, उसमें राड रहता है, सब देखे हो, जो राड रहता है काले रंग का राड, वह ग्रेफाइट की बनी होती है। और अन्य प्रकार से इनके उपयोग हैं, लेकिन हम उसके बारे में हम इसको समझने जा रहे हैं। तो आइए हम उसके संरचना के बारे में पहले समझें, इसमें किस प्रकार से संरचना होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट का संकेत कहूँ, जैसे पानी का सूत्र H2 होता है, हीरा को भी मैंने बताया C होता है, वैसे ही ग्रेफाइट को जिस संकेत के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, C, क्योंकि कार्बन का ही अपर रूप है। दोनों का एक ही सूत्र है, लेकिन उसके गुण सब जानते हैं। अपर रूप का मतलब होता है किसी भी पदार्थ के वे रूप या तत्व, पदार्थ के जगह हम तत्व का प्रयोग करें, किसी तत्व के ऐसे रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक समान होता है। यानी रसायन में हम किसी के साथ क्रिया कराएंगे तो वही यौगिक बनने वाला है, लेकिन भौतिक गुण, उसके गलनांक, क्वथनांक आदि सब अलग अलग होते हैं इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए इसमें ग्रेफाइट की संरचना। तो इस ग्रेफाइट में यहाँ पर एक जो कार्बन है
अन्य जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, संयोजकता 4 होती है। तो ये जो 4 कार्बन हैं अन्य केवल 3 कार्बन के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के द्वारा एक, दूसरा कार्बन है, मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ इसमें, ये दूसरा कार्बन है, इसके भी बाहरी कोश में ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तीसरा कार्बन ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कर रहा है, एक तो कार्बन जो है अन्य 3 कार्बनों के द्वारा एकल 3 ठो एकल बंध है इसमें, 1, 2 और 3, ऐसी संरचना पाई जाती है इसमें। अब यहाँ पर देखिए एक ठो इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया, बंध बनाने में भाग नहीं लिया, इसको बोलते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। इस कारण से यहाँ पर देखेंगे तो इसकी आकृति के बारे में हम पहले समझने का प्रयास करें। तो जब इस प्रकार से 3 बंध होते हैं, अभी मैं बताया संकरण, तो संकरण में यहाँ पर थोड़ा सा देखें इसमें, तो इसमें एकल केंद्र परमाणु, केंद्रीय परमाणु जिसको सेंट्रल एटम कहते हैं, यह अन्य 3 कार्बन के द्वारा 3 एकल बंध के द्वारा, अलग अलग बंध है, 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध। तो मैं केवल इसी को लिख रहा हूँ इसमें, 3 यहाँ पर है एकल बंध, एकल बंधों की संख्या 3 है और इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। देखिए एक ठो इलेक्ट्रॉन विषम इलेक्ट्रॉन है, इसे जोड़ी नहीं है, केवल एक, जैसे अभी हम लोग कार्बन में पढ़े, हीरा में पढ़े थे, चारों के चारों यूज हो गया था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अभी मुक्त है इसमें, इसके संरचना में। तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बात करूँ, इसको संक्षिप्त में हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संक्षिप्त में LPE, स्मॉल एल में है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम पूर्व पाठ में पढ़ चुके हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसकी संख्या यहाँ पर यदि गिनती करें अपन, तो यहाँ पर एकल बंध की संख्या 3 है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या यहाँ पर 0 है। एक जोड़ी या 2 जोड़ी ऐसा नहीं बचा इसमें। अब जोड़ें अपन दोनों को इस प्रकार से, तो 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, अंक 3 मिलेगा। 3 का मतलब है 3 ठो कक्षक संकरण में भाग लिए हैं इसमें, जिसमें से एक कक्षक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं, और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त है, यह बंध बनाने में भाग नहीं लिया है इसमें। इसीलिए इसमें संकरण जब 3 होगा तो संकरण की बात कर रहा हूँ इसमें, एक S कक्षक और 2 P, शुरुआत S से ही होता है, S और P कक्षक, जिसको आप लोग पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, परमाणु की संरचना संबंधित और रासायनिक बंधन में हम इसको पढ़े हैं इसमें। तो इसमें संकरण कौन सा होगा, इसमें sp2 संकरण, जबकि हीरा की बात करें उसमें sp3 संकरण। और जब भी sp2 संकरण हो रहा है और उसमें 3 बिल्कुल अलग अलग एकल बंध बने हुए हैं, तब की स्थिति में यदि इसकी आकृति की बात करें अपन, तो आकृति में यहाँ पर त्रिकोणीय समतली होते हैं, या मैं अभी केवल समतली ही बात कर रहा हूँ, त्रिकोणीय समतली कह दूँ मैं इसको, त्रिकोणीय समतली, अंग्रेजी में इसको ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। 3 कोण बन रहे हैं। अब देखिए इधर से मैं इसको ऐसा मिला रहा हूँ समझने के, ऐसा इस प्रकार से भी एक संरचना को ऐसा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब इसको मिलाएंगे आपस में तो हमको यहाँ पर और इस प्रकार से ऐसा मिला सकते हैं, इस प्रकार से हो गया। मैं केवल अभी इसी प्रकार से इसको मैं और मॉडल के रूप में लिख रहा हूँ। देखिए इधर से मॉडल के रूप में ऐसा इसको बना दे रहा हूँ, ऐसी आकृति होती है। मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बताया, लेकिन वो जो sp2 संकरण होते हैं तो उसका आकृति ऐसी होती है। इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको मैं ऐसा मिला रहा हूँ, ऐसा देखिए इधर से इस प्रकार से, ऐसा इस रूप में। तो ऐसी आकृति देखो, यहाँ पर एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और एक तीसरा कोण। और टोटल हम जानते हैं एक वृत्त में कुल मिलाकर के बात करेंगे इसमें तो कितने अंश होते हैं बताओ, 360 अंश। तो 360 टोटल हो गया, यहाँ पर तीनों को मिलाएंगे तब। तो एक एक भाग चूंकि समान से बटा हुआ है तो उसका बंद कोण कितना होगा बताओ, 120 अंश पाए जाते हैं। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 100। हम एक ही की बात कर रहे हैं। केंद्र और साइड ध्यान समझेंगे अच्छे से, इसको बोलते हैं बंध कोण। क्या बोलते हैं इसको? बंध कोण, बॉन्ड एंगल अंग्रेजी में। बंध कोण का मतलब है केंद्र वाला, जो किसी अणु में जो केंद्र परमाणु है वो अपने साइड के परमाणु से दो भी, हम जानते हैं कोण जैसे लिखते हैं, हम गणित में पढ़ते हैं कोण ऐसा लिखते हैं। मान लो हमने ABC कहा, मतलब 3 ठो की बात करते हैं हम, कोण A भी नहीं बोलते हम। जब भी हम कोण की बात करते हैं 3 संकेत रहते हैं उसमें। जैसे हम त्रिभुज लिखते हैं ABC, उसमें कोण लिखते हैं ABC,
तीन ही क्यों उपयोग किए? क्योंकि कोण हमेशा इस प्रकार से तीन जो तत्व होते हैं उसी से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बंध कोण होते हैं वह कितना होता है? 120 अंश का होता है और उसकी आकृति क्या होती है? त्रिकोणीय समतली होते हैं। अब इसी प्रकार से ध्यान समझेंगे, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अब इस प्रकार से मौजूद हो गया इसमें। इसी कारण से इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा की बात करें उसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, चारों के चारों जैसे बताऊँ इसमें इस प्रकार से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चारों के द्वारा जुड़ चुका है। इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये जो हीरा है यह विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि हम जो ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट की संरचना है, यहाँ पर एक संरचना को यहाँ पर केवल दर्शा रहा हूँ, यह इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। तो इसमें संकरण हो गया sp2, जबकि हीरा में sp3 संकरण। और इसमें त्रिकोणीय समतली होते हैं, इसको थोड़ा सा और समझें। देखिए ध्यान समझेंगे, यह कार्बन फिर से ऐसा ही तीन अन्य कार्बन के द्वारा पुनः जुड़ा हुआ है, फिर से उसकी आकृति त्रिकोणीय समतली। हर एक कार्बन ऐसा, मैं एक ही को बनाया हूँ अभी, ऐसे हर एक कार्बन ये भी अगला अन्य कार्बन तीन अन्य कार्बनों के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की आकृति आपस में जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और इस प्रकार से एक परतदार संरचना बनाते हैं। उसको मैं अभी चित्र के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इसमें। तो देखिए इधर से एक संरचना बना रहा हूँ इस प्रकार से मैं, एक कार्बन है, ये जो है तीन अन्य कार्बन से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं देखिए इधर से, इस प्रकार से एक कार्बन, चलिए इसको बात करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले समझ लेता हूँ। एक कार्बन, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, कितना एक कार्बन है, एक कार्बन से जुड़ा, इधर से कार्बन, इधर से भी सेम ऐसा एक कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कार्बन है वह भी इधर से एक कार्बन, इधर से और अंदर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा कार्बन हो गया, और इधर से बात करूँ तो क्या हो गया बताओ, ये तीसरा कार्बन। ध्यान समझेंगे अच्छे से, एक कार्बन है सेंटर का, ये यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ अभी भी डाट डाट के द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ कार्बन सब। तो तीन कार्बन से इधर भी देखिए, यहाँ सामने वाला ये जो कार्बन है, एक कार्बन सामने से, इधर से कार्बन, इधर से कार्बन, तीन हो गया। ऐसे इधर बात करूँ मैं, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये भी तीन, कैसे जुड़ा देखो, इधर से एक यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ से जुड़ गया, एक इधर से जुड़ गया। देखिए यहाँ पर एक कार्बन तीन कार्बन से, ये भी सेम ऐसा एक कार्बन, अभी पहले से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया। इसी प्रकार से ये भी देखिए यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से दूसरा कार्बन से जुड़ गया, इधर से इस प्रकार से तीसरा कार्बन। ऐसे बिल्कुल संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पर एक की आकृति कर रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग ऐसा षडभुज बनाते हैं, 6 भुजाओं वाला, ऐसी आकृति बनते जा रहा है इसमें, गोला गोला, जिसको हम षडभुज बोलते हैं। और इस प्रकार की जो आकृति होती है वह समतली होते हैं, बिल्कुल प्लेन होगा। यानी इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको मैं। यहाँ पर देखते जाइए, एक है यहाँ पर एक, और पहले से एक है यहाँ पर जुड़ चुका है, इधर से इस प्रकार से तीसरा से, यहाँ पर देखिए ये पहले से एक से जुड़ चुका है, यहाँ पर दूसरा से जुड़ रहा है, इधर से तीसरा से। इस प्रकार से आप इसको संरचना को समझते जाएंगे। इधर से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाला, मैं अंतिम यहाँ पर जो अभी संकेत बना रहा हूँ, मेरे हाथ को देखते जाइए कहाँ कहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि शब्दों में इसको नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि नंबरिंग नहीं है पहला दूसरा, यहाँ पर पूरे जटिल है इसमें। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक कार्बन, यहाँ पर बाहर से कार्बन, एक कार्बन, 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर भी सेम ऐसा एक कार्बन, यहाँ से और आगे चलेंगे तो इस प्रकार से ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, ये पहले से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से तीसरा कार्बन। इस प्रकार के आकृति आपको मिलते जाएंगे। तो एक परत बन गया, ध्यान समझेंगे अच्छे से। ये इतना मैं अभी जो बनाया हूँ इस प्रकार से आकृति एक परत को बता रहा है। यहाँ पर एक परत,
ऐसे उसके ऊपर में उसके ऊपर में उसके ऊपर में आपस में कई परत बना लेते हैं इसमें। और इसकी जो खास मुख्य बात है इसमें कार्बन और कार्बन की बीच की दूरी, ध्यान समझेंगे अच्छे से। दो कार्बन, मैं किसी बता रहा हूँ, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो कार्बन कार्बन एकल बंध की जो दूरी होती है, की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि हम हीरे की बात अभी कर रहे थे 2.52 था, सॉरी 1.54, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन और कार्बन की बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉन है। यही खास फर्क है इसमें। उसमें sp3 संकरण था हीरा में, इसमें sp2 संकरण है। उसकी आकृति चतुष्फलकी था, इसकी आकृति क्या हो रही है इसमें, हम अभी पढ़ रहे हैं इसको समतली आकृति। कैसी आकृति है ये, समतली। अब देखो यहाँ पर एक परत बन गया, फिर दूसरा परत भी सेम ऐसा है, आपस में वो जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। और कई परत हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर बनते जाएंगे। और इसके मध्य का जो बंध है, मैं समझाने किस प्रकार बना रहा हूँ, देखो ध्यान समझेंगे इधर से। यहाँ पर डेड बनाओ, डेड का मतलब जो दूसरा परत है उसमें जो कार्बन है, इस प्रकार से इसके साथ में भी वो क्या कर रहा है बताओ, बंध बना रहा है इसमें। इसकी आकृति सेम ऐसा, यहाँ पर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यह भी इस प्रकार से आपस में जैसे आकृति यहाँ पर बनाया हूँ ठीक उसी प्रकार से ऐसा बनता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये परत इसके साथ में जुड़ रहा है, एक परत है, दूसरा जो परत उसके साथ में एक अतिरिक्त बना रहा है, ये वांडर वाल्स बंध है। कौन सा बंध है ये, वांडर। क्योंकि अभी बताया मैं, एक अणु दूसरे अणु, उसके जो 2 निकट के परमाणु हैं उनके बीच की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। तो यहाँ पर एक अणु, ये दूसरा अणु, ये 2 निकट परमाणु हैं, इनके मध्य की जो बंध होते हैं हम इसको कौन सा बंध बोलते हैं, वांडर वाल्स बंध कहते हैं। और ये जो वांडर वाल्स बंध, यहाँ पर मैं संकेत के रूप में लिख रहा हूँ, यहाँ पर वांडर वाल्स बंध, ये बहुत ही दुर्बल होते हैं। जबकि हीरा की बात कर रहा था अभी, त्रिविम जाली बनते हैं, इसमें त्रिविम जाली नहीं बन रहा है, समतली बन रहे हैं। इस कारण से यह बहुत ही नरम होता है, जबकि हीरा क्या होते हैं, कठोर होते हैं इसमें। तो उसका वांडर वाल्स बंध दुर्बल, और दुर्बल होने के कारण से यह मुलायम होता है। मुलायम या इसको नरम शब्द भी बोल सकते हैं अपन। इस प्रकार के यहाँ पर इसकी आकृति होती है। और जब यहाँ पर ये लचीले होते हैं, नरम होता है, इस कारण से एक परत, जैसे यहाँ पर मैं डस्टर को बता रहा हूँ, ये मान लो यहाँ पर ग्रेफाइट है, ये मेरा हाथ को ग्रेफाइट बना रहा हूँ मैं, तो ऐसे एकदम बहुत ही लूज जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके वांडर वाल बंध कैसे हैं बताओ, दुर्बल हैं। तो आसानी से उसके ऊपर में हम ऐसा फिसला सकते हैं, खिसका सकते हैं। इसीलिए ये जो है इसको अपन स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, मुख्य से इसका उपयोग हम स्नेहक के रूप में, जो गाड़ी मोटर होते हैं, जो बहुत ही मशीन, बड़े बड़े मशीन होते हैं, जैसे ट्रक है, बस है, उसमें हम ग्रीस का उपयोग करते हैं। शब्द है ग्रीस, तो ग्रीस क्या चीज़ है, यही ग्रेफाइट का ही है, क्योंकि बहुत ही नरम होते हैं। और सब देखो वह एक धूसर जिसको बोलते हैं अपन, माने भूरा रंग, हल्का सा भूरा रंग लिए हुए, इसको धूसर या अंग्रेजी में ग्रे बोलते हैं, GREY, ऐसे कलर का होता है वो। तो इसका उपयोग हम उसमें स्नेहक के रूप में करते हैं, मुख्य से स्नेहक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लुब्रिकेंट। स्नेहक के रूप में मुख्य इसका उपयोग है। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके जो परतीय संरचना होते हैं वो आपस में दुर्बल वांडर वाल्स बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और आपस में आसानी से सरक सकते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े मोटर के पार्ट्स होते हैं, बस ट्रक आदि की, आसानी से वो घिसते नहीं हैं। यदि घिसेगा नहीं तो आसानी से बहुत दिन तक चलेगा। यदि उसमें आप ग्रीस नहीं डालोगे तो अपने आप एक लोहा दूसरे लोहा से टकरा करके वो घिस जाएगा। और इसके कारण से यहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट, उसी को हम सामान्यतः ग्रीस के नाम से जानते हैं, माने उसका ही रूप है। आगे हम चलें, इसमें इसका मुख्य उपयोग थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। इसमें मिटा रहा हूँ इसको मैं। ग्रेफाइट का उपयोग
तो मुख्य रूप से यहाँ पर अभी हम लोग बताए इसमें स्नेहक के रूप में। उसी प्रकार से ग्रेफाइट का अन्य जो उपयोग है वह विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए हम इसका उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। मुख्यतः इसके ऐसे ढेर सारे उपयोग हैं, इसमें से मुख्य मैं दोनों को यहाँ पर उपयोग में ला रहा हूँ। इसको हम और थोड़ा सा देखें अपन, ये जो ग्रेफाइट होते हैं इसको हम विद्युत भट्ठी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो खास दो ठो आप समझने का प्रयास करें, एक तो स्नेहक के रूप में, दूसरा इलेक्ट्रोड के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यह विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए ही इसका उपयोग हम इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। अब आगे चलें, इसमें अगली आकृति इसमें सारी ग्रेफाइट के बारे में। अब हम आगे इसको देखेंगे ग्रेफाइट को कैसे बनाएंगे। ग्रेफाइट को भी हम बना सकते हैं, जैसे आप लोग पूर्व पीरियड में आपने हीरा कैसे बनाते हैं इसको समझा है, ठीक उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी कैसे बनाते हैं, आइए इस पर थोड़ा अपन विचार करें। तो ग्रेफाइट को बनाने के लिए मुख्यतः यहाँ पर एक विधि है, इस विधि का हम प्रयोग करें। इसमें देखिए यहाँ पर एक लोहे का विद्युत भट्ठी है, ये है विद्युत भट्ठी। इसमें मुख्यतः कोक मिलाया गया है। इसको ऐसे अपन आकृति द्वारा समझा रहे हैं इसमें चित्र के माध्यम से। इसमें दो हम जो बीच में अपन ऐसा इस प्रकार से आकृति बनाए हैं, इसमें ये संरचना क्या क्या है, इसमें एक है कोक जो कि कार्बन का ही अपर रूप है, और दूसरा इसमें है सिलिका जिसको हम सामान्यतः रेत कहते हैं, सिलिका, जिसका सूत्र होता है SiO2। तो यहाँ पर इसको रखेंगे अपन, अंदर में डालेंगे। ये विद्युत भट्ठी है, शब्द है निश्चित रूप से विद्युत भट्ठी, माने हम बिजली के सामान्य शब्द में जिसको अपन प्रचलित शब्द में बिजली बोल देते हैं, है ना। जैसे वायर दो ठो निकालते हैं अपन, जोड़ दिए, धारा प्रवाहित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भट्ठी इसमें तो दो ठो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो इस प्रकार से देखिए, इधर से एक इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, इधर एक इलेक्ट्रोड है, इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये दो ठो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड, और ये भी इलेक्ट्रोड है। समझने के हम ऐसा सभी इसको संरचना के रूप में इस प्रकार से बना रहे हैं इसको। ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये मुख्यतः यहाँ पर ग्रेफाइट के ही बने हुए हैं, ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड है इसमें। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हम ग्रेफाइट बना रहे हैं लेकिन हम अलग से ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के ही होते हैं। इधर भी ये जो इलेक्ट्रोड है यह ग्रेफाइट की है, और दोनों एक राड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसी का राड है। देखिए इस प्रकार की तरह इसको हम बना रहे हैं, इसमें इस प्रकार से एक राड है, इधर से भी सेम यहाँ पर एक राड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ध्यान समझेंगे इसमें, ठीक है ना। ये राड है इस प्रकार से, ये ग्रेफाइट का ही राड है, इसमें इसके द्वारा टच में है। जैसे इसमें यहाँ पर एक होता है, इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक को बोलते हैं धनोद, एक को बोलते हैं ऋणोद। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धनोद है जिसमें प्लस चार्ज लिखते हैं अपन, और एक ऋणोद जिसको हम क्या लिखते हैं, माइनस चार्ज लिखते हैं सर। एक धनोद और एक ऋणोद, इसी को बोलते हैं अपन एनोड और कैथोड, ठीक है। हिंदी में अपन बोलते हैं धनोद, एक को क्या बोलते हैं, ऋणोद कहते हैं। अब इसमें से इसको धारा प्रवाहित करेंगे, टच करेंगे, हाई वोल्टेज, बहुत अधिक उच्च जो विद्युत विभव है, हम इसको जब जोड़ेंगे तार से तो इसमें स्पार्किंग होगा। क्यों होगा स्पार्किंग? क्योंकि दोनों समान इलेक्ट्रोड हैं, ये भी ग्रेफाइट ये भी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ऐसा समझूं, ये भी तांबा का तार है, दो तांबा का तार लीजिए, दोनों को विद्युत से जोड़िए और दोनों को जब आप टच कर दोगे ऐसा तो क्या होते हैं बताओ, स्पार्किंग होते हैं,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्पार्किंग होगा और स्पार्किंग के फलस्वरूप इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा और ऊष्मा निकलने से ताप बढ़ेगा और करीबन 3000 अंश सेंटीग्रेड ताप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। 3000 अंश सेंटीग्रेड ताप इन्हीं की स्पार्किंग होने के फलस्वरूप। और इस स्पार्किंग होने के फलस्वरूप हम जो पदार्थ लिए हैं कोक और सिलिका, ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। कैसे क्रिया करते हैं देखिए इधर से समीकरण के दौरान। कार्बन ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसको संक्षिप्त में हम इस प्रकार से रासा लिख देते हैं। इसको समझना आपको रासायनिक अभिक्रिया। तो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई इसके दौरान? तो हम जो अभी कार्बन लिए हैं जो कोक के रूप में है और जो सिलिका लिए हैं जिसका सूत्र होता है SiO2, ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पर ये जो सिलिका है उसके जगह में आप आयरन के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कार्बन मुख्य रूप से अपचायक होते हैं और अपचायक होने के कारण से इसके जो ऑक्सीजन होते हैं इस ऑक्सीजन को यह खींच लेता है, माने अपने तरफ खींच लेता है। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं अपन अपचायक पदार्थ। तो क्या होगा यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना लेंगे यहाँ पर कार्बन का मोनोऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बनते हैं इसमें कार्बन के बनेगा मोनोऑक्साइड। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए चूँकि ये अधिक मात्रा में है कोक और सिलिका की मात्रा कम है, इसलिए केवल यहाँ पर क्या बचा है बताओ? अभी सिलिकॉन ही बचा है। इस प्रकार से सिलिकॉन और कार्बन की मात्रा ज़्यादा है और ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पर और जो सिलिकॉन है उससे क्रिया कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। इस यौगिक को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। जैसे अभी पूर्व चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में, जिसको कार्बोरेंडम भी बोलते हैं। अब आगे देखिए इधर से ये जो समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लें। 2 ऑक्सीजन है, इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन हो गया। कार्बन की संख्या गिने अपन तो 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन 3 कार्बन हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं इसमें। आगे देखिए ये जो सिलिकॉन कार्बाइड हैं SiC ऐसा लिखते हैं, सिलिकॉन और कार्बन है, इसी ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं सिलिकॉन प्लस कार्बन, और यही जो कार्बन है वह ग्रेफाइट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना अभी पढ़ ले, उसके किस प्रकार से बना सकते हैं इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम और कार्बन के अन्य अपर रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।